नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की क्लास पर। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी। कल मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? न्यूरॉन का काम होता है जो हमारी मसल्स में धागे नुकीले संरचना पाई जाती हैं, इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और इनमें विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में। उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था न्यूरॉन कैसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू उद्दीपन है, यानी आपको कल भी मैंने बताया था उद्दीपन। उद्दीपन मीन्स में बोन फायर, यानी आग जल रही है, ठीक है, जिसको हम उद्दीपन कहेंगे। और हम आग को ताप रहे हैं या सेक रहे हैं और मुझे जो है वो आग की लौ ज़्यादा लगने लगी, तो क्या होता है एग्जैक्टली सिस्टम क्या काम करता है उसको समझाते हैं। कि आग है, जल रही है त्वचा में, उसका सेंस हो रहा है। यहाँ न्यूरॉन से पाए जाते हैं। न्यूरॉन क्या करते हैं? वो अपने संवेदी अंग को संवेदी तंत्रिका को अपना रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके भेजती है। किसके पास भेजती है? स्पाइनल कॉर्ड्स के पास, यानी जिसको हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं, उसके पास जाता है। फिर मेरुरज्जु जो है सूचना को ब्रेन के पास भेजती है। ब्रेन के पास भेजती है। ब्रेन क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है, विश्लेषण करता है, सही है या गलत है और डिसीजन क्या लेना है। फिर इसके बाद डिसीजन लेता है और आदेश किसको देता है? आदेश देगा फिर से स्पाइनल कॉर्ड्स को, यानी मेरुरज्जु को, जो हमारे गर्दन से लेकर यहाँ पीठ के थ्रू पाई जाती है। इसको स्पाइनल कॉर्ड्स या मेरुरज्जु कहते हैं, जिसे सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स के पास जाती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड्स किसको संदेश देगा? तो चालक तंत्रिका यानी मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को वह देगा संदेश। मोटर न्यूरॉन क्या होती है? हमारी पेशिकाएं से जुड़ी होती हैं, यानी मसल्स से जुड़ी होती हैं। मसल्स को आदेश जाएगा कि नहीं भाई, लौ ज़्यादा लग रही है, आप हाथ वहाँ से हटा लीजिए। और फिर जो पेशियां हैं वह अनुक्रिया करती हैं, यानी रिस्पॉन्ड करती हैं। ये होता है कि हमारे मसल्स यानी तंत्रिका तंत्र का एक जो इन्फॉर्मेशन होती है वह किस प्रकार काम करती है। अब आते हैं मानव तंत्रिका। यह कितने प्रकार की होती है, इसको कितने प्रकार के भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या होता है? पारिधि तंत्रिका तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोस सिस्टम। क्या कहेंगे? पारिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसको जोड़ लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र? इसमें होता है फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ो और भागो। लड़ो और भागो, इसको क्या कह सकते हैं? लड़ो और भागो। जैसे कि यह नर्वस सिस्टम कब काम करता है? जैसे कि मान लीजिए हम अत्यधिक टेंशन में होते हैं या किसी को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, लड़ाई होती है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है,
यह नर्वस सिस्टम तभी का एक्टिवेट होता है जब लड़ाई होती है या मारपीट होती है, तब यह अपने आप एक्टिव हो जाता है। और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट यह तब काम करता है जब हम बहुत ही शांत होते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं, तब हमारे शरीर क्या करता है, रेस्ट करता है और अपने खाने को डाइजेस्ट करता है आराम से। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। और इसमें फाइट एंड फ्लाइट में इसमें क्या होता है कि जब मारपीट की संभावना होती है या तब हमारे शरीर में एक्टिवेट होता है कौन सा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। फिर आते हैं पारिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत कपाली तंत्रिका तंत्र आता है और पारिधीय तंत्रिका तंत्र आता है। क्या आता है, कपाली एंड पारिधीय तंत्रिका तंत्र। कपाली मतलब होता है कि जो हमारे सर से जुड़ा हुआ होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, उसको हम कपाली तंत्रिका तंत्र कहेंगे। और पारिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब होगा कि जो हमारी अन्य भागों से जुड़ा होगा, त्वचा से जुड़ा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ, इसे हम कहेंगे पारिधीय तंत्रिका तंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आता है ब्रेन, फिर आता है मेरुरज जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड्स कहते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहने हैं, फोर ब्रेन। और मध्य मस्तिष्क को हम कहेंगे मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को हम कहेंगे हैंड ब्रेन। अब इनको एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेरुरज के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनको एक एक करके। ब्रेन के कौन से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। अब जो अग्र मस्तिष्क होगा, फोर ब्रेन, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सेरेब्रम और दूसरा डायेंसेफलन। डायेंसेफलन के अंतर्गत 3 ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और इमाइगेला। ये 3 होते हैं डायेंसेफलन के अंतर्गत। अब हम आगे जानेंगे कि सेरेब्रम या सेरेबेलम, पेडिकल, ये सब करते क्या है, इनका काम क्या क्या होता है हमारे ब्रेन में। क्योंकि हर जो स्पेसिफिक भाग है उसका एक काम होता है, वह क्या करते हैं हम इसको आगे जानेंगे। मध्य मस्तिष्क जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया, सेरेब्रम, पेडिकल और कार्पोरा कार्टिजेमिना। मध्य मस्तिष्क जिसमें क्या क्या होता है, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसमें भी 2 भाग होते हैं। अब आते हैं ब्रेन। जो ब्रेन होता है उसकी संरचना आपने कहीं ना कहीं देखी होगी इंटरनेट वगैरह में। तो वह कुछ इस प्रकार होता है कि उसमें धारियाँ होती हैं, कुछ उभरे भाग होते हैं और ब्रेन हमारा 2 भागों में बटा होता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी दाया भाग और बाया भाग। अब जो ब्रेन में उभरी हुई संरचना होती है उसको कहते हैं गाइरस सल्क्स। जो उभरी हुई संरचना होती है वह इसको गाइरस सल्क कहते हैं। इन्हीं में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वह स्टोर्ड होती है या चिप के रूप में काम करती है। और जो हमारे ब्रेन का जो बीच वाला भाग होता है जहाँ से दोनों तरफ का बटा होता है उसे हम कार्पस कोलेजम कहते हैं, कार्पस कोलेजम। कभी कभी यह एग्जाम में पूछ लेता है कि कार्पस कोलेजम कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है, तो आप टिक करेंगे ब्रेन में पाया जाता है। जो हमारे ब्रेन को दोनों भागों में बांटता है उसे कार्पस कोलेजम कहते हैं।
अब आते हैं ब्रेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो राइट भाग होता है, जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरा ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो ब्रेन का जो राइट भाग है वह लेफ्ट शरीर को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, और जो लेफ्ट भाग है वह राइट भाग को कंट्रोल करता है। जस्ट अपोजिट, जो राइट होता है वह शरीर के बाएं भाग यानी लेफ्ट को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट वाला होता है वह दाएं यानी राइट को कंट्रोल करता है। इसको याद रखिएगा। और यह हमारे शरीर का सबसे जटिल भाग होता है। कि क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन की संरचना होती है वह बहुत ही जटिल होती है। और क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन जो मेल में होता है वो 1450 ग्राम होता है। यानी मनुष्य में, आदमियों में, मेल्स में 1400 ग्राम का मस्तिष्क पाया जाता है। वहीं जो महिलाएं होती हैं उनमें थोड़ा कम होता है, इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं में दिमाग नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, पाया जाता है इसमें। तो उनका क्या होता है, 1280 ग्राम का होता है। पुरुष से महिलाओं में थोड़ा सा इसका वजन कम होता है। और जो हमारा ब्रेन होता है वह पूरे शरीर का 2% भाग ही होता है। कितना होता है, लगभग 2% भाग होता है। जैसा कि मैंने आपको हड्डियां पढ़ाते हुए बताया था, यह हमारे शरीर का 14 से 15% भाग होती हैं। और मांसपेशियां यानी मस्कुलर सिस्टम पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, पेशियां लगभग 45 से 50% हमारे शरीर में पाई जाती हैं। उसी प्रकार ब्रेन हमारे शरीर का 2% भाग होता है। अब आते हैं इसकी जो झिल्ली होती है हर तरफ से, जैसे मैंने आपको किडनी पढ़ाते हुए बताया था, उसकी झिल्ली को खोल को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उसी प्रकार जो इसमें हमारा ब्रेन बंद होता है उस झिल्ली को हम कहते हैं मेनिंजिस झिल्ली। अगर कभी चोट लगती है हमारे सर पर तो उसी झिल्ली में हल्की सी सूजन आ जाती है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस हो गया है। जब हमारे इसी झिल्ली में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हम इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको कंकाल स्केलेटन पढ़ाते हुए बताया था कि हमारे कपाल में जो पाई जाती हैं हड्डियां उन्हें हम क्रेमियम कहते हैं। क्रेमियम हड्डी ये कितनी होती हैं, तो इनकी संख्या 8 होती है। 8 अस्थियां से मिलकर हमारा जो खोपड़ी है वह ढकी होती है। इन्हें हम या खोल कह लें या हड्डियां कह लें, तो इन्हें क्रेमियम कहते हैं। तीसरा आता है कि द्रव। अब ब्रेन में जो द्रव पाया जाता है उसे कहते हैं सेरेस्पाइनल द्रव। यानी जो हमारा ब्रेन है वह लगभग एक लिक्विड में डूबा रहता है। यह कितना होता है, 70% होता है। और फिर आते हैं कि इसका विकास कैसे होता है। जब हमारा ब्रेन, तो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात बच्चा, तब उसका ब्रेन एकदम खाली होता है, यानी कोरा कागज, यानी उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो जो विकास होता है बच्चों में 5 साल तक 95% हो जाता है उसका विकास। इसीलिए जो पहले के था स्कूलों में कि हम बच्चे का जो एडमिशन है वो 5 साल के पहले नहीं करेंगे, इसीलिए होता था कि वो सोचने समझने के लायक नहीं होता। लेकिन अब का जो माहौल है वह पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो विकास जो है हमारे माइंड का 95% 5 वर्ष तक हो जाता है। जो बचा 5% है वह 18 वर्ष तक हो जाता है। 18 वर्ष की आयु तक यह 100% कंप्लीट डेवलप हो जाता है। अब और क्या बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन जो कि 2% भाग है, लेकिन जो हम श्वसन करते हैं, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, या संपूर्ण ऑक्सीजन का, संपूर्ण O2 का कितने परसेंट यूज करता है, तो यह 20% यूज करता है। कितना छोटा, लेकिन हमारे जो ब्रेन है वो लेता कितना है, तो हमारे जो अंदर ऑक्सीजन जाती है उसका 20% तो ब्रेन को ही चाहिए। और जो ब्लड होता है, संपूर्ण ब्लड का
15% यूज भी हमारा ब्रेन करता है, यानी यह यूज करता है। कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। 20% ऑक्सीजन, सोचिए कि यह कितना जटिल काम है, फिर भी यह हमारा ब्रेन करता है। अब आते हैं कि अब कभी कभी आपने नाम सुना होगा कि हम ब्रेन का टेस्ट करा लें। तो ब्रेन के टेस्ट को क्या कहते हैं? EEG। क्या कहते हैं? EEG यानी इलेक्ट्रो इन्केफेलोग्राम। यह टेस्ट होता है एक प्रकार का, जिससे कि मस्तिष्क की प्रक्रिया यानी उसके जो उसमें अगर विकार आ जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसको हम टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं, जिसे हम EEG कहते हैं। आपको मैंने हार्ट पढ़ाते हुए एक और बताया है, ECG। ECG इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम बोलते हैं। इसमें आप भयभीत ना होना, कंफ्यूज ना होना कि EEG और ECG ये क्या होता है। तो यह हृदय की जांच होती है। जो ECG होता है वो हृदय की जांच होती है, जो EEG होता है वह हमारे ब्रेन से संबंधित होता है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम, इसका काम क्या होता है, डायंसिफ्लान इसका क्या काम होता है, या हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये ग्रंथियां पाई कहाँ जाती हैं, इसके बारे में